नमस्कार। वाशिंगटन से आई एक घोषणा ने भारत अमेरिकी रिश्तों की पूरी बहस को फिर से केंद्र में ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ट्रेड डील का ऐलान किया वो पहली नजर में राहत की खबर लगती है। 50% तक पहुंचे अमेरिकी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्वागत किया है। अमेरिकी प्रशासन ने इसे अपनी कूटनीतिक और आर्थिक जीत बताया और बाजारों में भी शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक दिखी। लेकिन जैसे जैसे इस समझौते के अलग अलग पहलुओं पर नजर जाती है, ये साफ होता जाता है ये सिर्फ टैरिफ घटने बढ़ने की कहानी नहीं है। ये कहानी है शक्ति संतुलन की, दबाव की राजनीति की, वैश्विक भू राजनीति की ओर से उस बदलती विश्व व्यवस्था की जिसमें भारत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस समझौते को ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए तो इसकी गंभीरता और भी उभर कर सामने आती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत का औसत अमेरिकी टैरिफ लगभग 3.5% के आसपास रहा होगा। मनमोहन सिंह के दौर में जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में अभूतपूर्व गर्मजोशी आई और ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ, तब भी ये औसतन टैरिफ और घटकर 3% से भी नीचे आ गया। उस समय भारत को एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा था, जिसे वैश्विक व्यापार व्यवस्था में जगह दी जानी चाहिए। आज उसी तुलना में 18% टैरिफ को रियायत बताकर पेश किया जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि दृष्टिकोण का भी है। डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति हमेशा से आक्रामक रही है। अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ उन्होंने टैरिफ को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। चीन से लेकर यूरोप तक और अब भारत तक ट्रंप का संदेश एक सा रहा है, या तो अमेरिकी शर्तों पर व्यापार होगा या फिर ऊंचे टैरिफ की मार झेलनी पड़ेगी। भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा इसी रणनीति का हिस्सा थी। ऐसे में 18% पर आना राहत जरूर है, लेकिन ये राहत उस स्थिति की तुलना में है जो खुद असामान्य और दबाव में बनाई गई थी। इस डील को लेकर अमेरिकी प्रशासन जिस तरह से इसे अपनी जीत बता रहा है, वो भी कई सवाल खड़े करता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने इसे अमेरिकी कारोबारियों, कामगारों और उपभोक्ताओं की जीत कहा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने खुद दावा किया कि भारत 18% टैरिफ के बदले रूस से तेल आयात बंद करेगा, अमेरिकी उत्पादों पर 0 टैरिफ लगाएगा और 500 अरब डॉलर का अमेरिकी सामान खरीदेगा। अब इन दावों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारतीय पक्ष की ओर से इन पर कोई तत्काल स्पष्ट और विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है, और ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। भारत के भीतर भी इस डील को लेकर राय बिल्कुल बटी हुई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि 18% टैरिफ के बावजूद भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों, कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, खिलौने, फर्नीचर को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों पर इससे अधिक टैरिफ लागू है। छोटी और मध्यम उद्योगों में के लिए ये एक सीमित राहत हो सकती है, लेकिन ये तर्क भी अपनी सीमाओं के साथ आता है। टैरिफ चाहे प्रतिद्वंदियों से थोड़ा कम हो, लेकिन ऐतिहासिक स्तर से ये अब भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिकी आयातकों के लिए भारत से सामान मंगवाना आज भी पहले से कहीं महंगा है, और इसका असर अंततः भारतीय निर्यातकों पर ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस डील को उत्सव के बजाय सावधानी के साथ देखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ लिखा है कि घोषणा तो हो गई है, लेकिन शर्तें अस्पष्ट है। 18% टैरिफ तुरंत लागू होगा या चरणबद्ध तरीके से, यह भी साफ नहीं है। 500 अरब डॉलर की खरीद किस समय सीमा में होगी, किन उत्पादों की होगी और किन शर्तों पर होगी, यह भी स्पष्ट नहीं है। अमेरिकी प्रेस ने यह भी नोट किया है कि भारत की ओर से इन बड़े दावों की पुष्टि नहीं की गई है। इस तरह की अस्पष्टता किसी भी बड़े व्यापार समझौते की अनिश्चित बना देती है।
इस डील का सबसे संवेदनशील और दूरगामी पहलू ऊर्जा और भू राजनीति से जुड़ा है। ट्रंप का दावा है कि भारत रूस से तेल आयात बंद करेगा और उसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और उसकी ऊर्जा सुरक्षा उसकी विदेश नीति का अहम हिस्सा रही है। इस रूस से मिलने वाला तेल सस्ता है, बड़ी छूट पर मिलता है और भारतीय रिफाइनरियों के लिए तकनीकी रूप से अनुकूल है। यही वजह है कि भारत ने पश्चिमी दबाव के बावजूद रूसी तेल की खरीद जारी रखी है। रूसी तेल की जगह अमेरिकी या वेनेजुएला के तेल से भरपाई करना कागज पर आसान लग सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। अमेरिकी तेल महंगा और लॉजिस्टिक भी चुनौतीपूर्ण है। वेनेजुएला का तेल रूसी तेल के करीब करीब उसी गुणवत्ता का है, लेकिन वहां का ऊर्जा बुनियादी ढांचा वर्षों की उपेक्षा और प्रतिबंधों के कारण जर्जर हो चुका है। उत्पादन को पुराने स्तर तक लाने में 1 दशक और अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। ऐसे में यह मान लेना कि भारत रातों रात रूसी तेल छोड़ देगा व्यवहारिक नहीं लगता। रूस के लिए यह डील चिंता का विषय है, लेकिन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं है। क्रेमलिन ने कहा है कि उसे भारत की ओर से किसी औपचारिक सूचना की जानकारी नहीं है, लेकिन वो स्थिति पर नजर रखे हुए। भारत और रूस के रिश्ते दशकों पुराने और सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। रक्षा, कूटनीति और रणनीतिक सहयोग के स्तर पर भी दोनों देशों के बीच गहरे संबंध है। ऐसे में इस डील का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक भू राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगा। कृषि और डेयरी के मुद्दे इस समझौते की सामाजिक आर्थिक सीमाओं को उजागर करते हैं। अमेरिका लंबे समय से चाहता रहा है कि उसके कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में अधिक पहुंच मिले, लेकिन भारत का कृषि क्षेत्र न सिर्फ आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है। डेयरी क्षेत्र करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़ा है और भारतीय उपभोक्ताओं की धार्मिक सांस्कृतिक भावनाएं भी इसमें शामिल है। अमेरिकी डेयरी उत्पादों का व्यापक रूप से स्वीकार करना सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं होगा, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़े बदलाव की मांग करेगा। अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों का मुद्दा भी इस तरह जटिल है। अमेरिका में मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों का बड़ा हिस्सा जीएम तकनीकी पर आधारित है, जबकि भारत इस मामले में बेहद सतर्क रहा है। खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण और किसानों के हितों को लेकर भारत ने अब तक सख्त रुख अपनाया और इस डील के बाद भी इन नीतियों में अचानक बदलाव की संभावना कम ही दिखती है। ब्लूमबर्ग और सीएनएन जैसी संस्थाओं ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ये समझौता भारत की चुनौतियों का अंत नहीं करता। टैरिफ में कटौती के बावजूद ये स्तर ऐतिहासिक औसत से कई गुना ज्यादा है। इसे राहत से ज्यादा एक अस्थायी टैरिफ वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है, जो तब तक लागू रह सकती है जब तक अमेरिकी कांग्रेस या भविष्य की सरकारें इसे बदलने का फैसला नहीं लेती। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्यात आधारित नहीं है, लेकिन अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है। कुल विदेशी निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा अमेरिका में जाता है। ऐसे में अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों में किसी भी तरह का तनाव या असंतुलन सीधे भारतीय उद्योग और रोजगार पर असर डालता है। यही वजह है कि ये डील सरकार के लिए सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि घरेलू आर्थिक चुनौती भी बन जाती है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि यह समझौता किसी अंतिम समाधान की तरह नहीं, बल्कि एक अस्थायी पड़ाव की तरह दिखता है। इसमें कुछ राहत है, कुछ अवसर है, लेकिन साथ ही कई अनिश्चितताएं और जोखिम भी है। ये भारत के लिए उस बदलती वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा है, जहां आर्थिक फैसले सिर्फ बाजार नहीं, बल्कि राजनीति, दबाव और रणनीति के साथ तय हो रहे हैं। 18% टैरिफ का ये समझौता ना तो पूरी जीत है और ना ही पूरी हार है। यह उस संतुलन की तस्वीर है जिसे भारत आज की दुनिया में साधने की कोशिश कर रहा है, जहां एक तरफ उसे अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ रिश्ते संभालने हैं, दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, सामाजिक संरचना और राजनीतिक स्वायत्तता को भी बचाए रखना है। यही संतुलन इस डील की असली परीक्षा है और आने वाले समय में यही तय करेगा कि यह समझौता इतिहास में किस रूप में याद किया जाएगा। मिलते हैं आगे की अपडेटों के साथ।
आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।